नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 29 जून से 5 जुलाई के बीच में आपके आसमान के ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, उसके समाधान को लेकर आया हूं। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे। चंद्रमा तेजी से आपके जीवन पे प्रभाव डालता है, आपके मन पे प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा का सफर, अच्छी बात है कि आपकी राशि से ही शुरू हो रहा है। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में ही है और धनु राशि से लेके कुंभ राशि तक चंद्रमा का सफर रहेगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो इस हफ्ते का चंद्रमा है वो पूरा का पूरा आपके पक्ष का ही है। कोई भी ऐसी राशि से वो नहीं गुजर रहा जो कहीं ना कहीं गोचर का मानसिक क्लेश या तनाव देता है। हाँ, सेकंड चंद्रमा जो करीब 1 जुलाई से 3 जुलाई रहेगा, ये जो सेकंड चंद्रमा है वो चिंताएं देता है, पर उससे मतलब कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं देता। हम चौथे, आठवें, 12वें चंद्रमा को नुकसान वाला चंद्रमा कहते हैं। दूसरा चंद्रमा पूजनीय होता है, तो दूसरा चंद्रमा आपका 1 तारीख से 3 तारीख तक रहेगा। इसमें चिंताएं, जैसे हम चिंताएं तो बहुत करते हैं, पर जरूरी नहीं मतलब सचमुच वो प्रॉब्लम्स हो। तो चिंता किस प्रकार की? चिंता आपके धन और परिवार संबंधी कोई चिंताएं इन मतलब 1 से 3 के बीच में उभर सकती है। इतना सा बात है। बाकी सप्ताहांत और सप्ताह की शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल चंद्रमा की है। धनु का चंद्रमा आपके मन में उत्साह, शक्ति, शुभ सूचनाओं का संचार करेगा, पुष्टिदायक है। और तीसरा चंद्रमा बिल्कुल ऐसे रिजल्ट देगा क्योंकि वो पराक्रम का चंद्रमा है। नए पुराने मित्रों से मिलवाएगा, समय खुशी में जाएगा, सामाजिक विस्तार होगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। तो ये सब चीजें आपकी रहेगी। तो ओवरऑल चंद्रमा तो बिल्कुल ठीक है। पर धनु राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा को छोड़ दें, इस हफ्ते को छोड़ दें, परंतु कुछ चीजें कुछ असामान्य से बनी हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि इन जनरल धनु राशि वाले लोगों के लिए बाकी राशियों से थोड़ा सेंसिटिव समय चल रहा है। इस समय कोई भी निर्णय लेना हो तो स्वयं के निर्णय के साथ साथ किसी एक्सपर्ट या परिवार के बुजुर्गों की राय जरूर लें। उसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि त्रिग्रही योग जो बन रहा है आपकी राशि से अष्टम में बन रहा है। बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है, उच्च का है, परंतु अष्टम में है। तो इसका मतलब यह है कि आपका वर्चस्व तो पावरफुल है, पर वो कभी कभार उस उत्साह के अंदर कोई गलत निर्णय न ले ले। साथ में शुक्र और बुध है। हाँ, बुध इस सप्ताह तो नहीं, पर सप्ताह के अंत में 4 जुलाई को शाम को 7:14 पे बुध सिंह राशि में आ जाएंगे। तो कर्क राशि में 4 जुलाई इवनिंग 7:14 तक बुध है, पर जब तक है तब तक प्रॉब्लम है। तो बुध, शुक्र और गुरु अष्टम में है। अष्टम का खाना आप लोग सब जानते हैं, लॉसेस का होता है, और कई बार उस लॉसेस के कारण हम खुद भी बनते हैं। ठीक है ना? तो जैसे मैंने बोला कि सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, पावरफुल हो रही है, आपकी राशि की हो रही है, पर उसी समय ये परिवर्तन का भी एक योग बन रहा है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले चंद्रमा के गोचर से बहुत अच्छा बताया था। सप्ताह की शुरुआत में इन दोनों राशियों का परिवर्तन हो रहा है। आपकी राशि का स्वामी यहाँ उच्च के है और इसके स्वामी यहाँ पर है। तो अभी इसमें करना क्या है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, एक ज्योतिषी के लिए भी है इसको अच्छे से समझाना। कारण ये है कि जो 8वां घर है, ये 8वां घर मैंने जैसे बताया कि लॉसेस का होता है, तो हम इसे बुरे घरों में मानते हैं। और लॉसेस भी 3 प्रकार के होते हैं, धन का, शरीर का और रेपुटेशन का। ये तीनों चीज अच्छी नहीं है, परंतु यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन है, सौम्य ग्रह है, तीनों ही सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, बुध भी, शुक्र भी और गुरु भी। बुध कंडीशनल होता है, सौम्य ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो सौम्य ही होगा। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है एक्सचेंज का, ऐसे में कभी कभार व्यक्ति अपनी गलती का मतलब अपने नुकसान का निर्णय खुद ही ले लेता है। जैसे डायबिटीज में आदमी मीठा खा रहा है ना, इसे आत्मघाती कार्य कहते हैं। तो इस समय पे मैं यही कह रहा हूं कि अपने निर्णयों के साथ साथ एक्सपर्ट और बुजुर्ग, घर के बुजुर्गों का साथ लें और फिर कुछ आगे बढ़े, तो आपके जीवन में एक सुरक्षात्मक कवच बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बुध, शुक्र, तो बुध जो है वो आपके वैवाहिक जीवन का भी स्वामी है, और वैवाहिक जीवन के स्वामी होने की वजह से, करियर का स्वामी होने की वजह से यहाँ बैठा हुआ है बुध, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। शुक्र जो है वो यहाँ पर अगर
रोग ऋण रिपू के हिसाब से बैठा है तो अच्छी बात है, परंतु इनकम का लॉर्ड होके बैठा है तो भी गड़बड़ बात है। तो हम इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कैसे कर सकते हैं? जब हमें लग रहा है कि ये सब 8वें घर में बैठे हैं और अच्छे की प्लैनेट्स जाकर वहां बैठे हैं, तो हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं? और 8वां घर होता क्या है? 8वां घर होता है किसी चीज की का समाप्त होना, और 9वां घर होता है कि उस किसी नई चीज की शुरुआत होना, और 10वां घर होता है उस कार्य का चरम, और 11वां घर होता है कि वो सारा जो प्रक्रिया है उसका जो परिणाम है, लाभ है, उसका जो जैसे होता है ना मक्खन निकला उसके बाद घी निकला, वो आपका 11वां घर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कभी कभार किसी पुरानी चीजों का अंत होता है, नई चीज की शुरुआत होती है, फिर शुरुआत का विस्तार होता है और फिर उसके परिणाम होते हैं। तो ये है अंत, ये है शुरुआत, और ये है विस्तार, और ये है उसका फ्रूट। जब हम एक बीज डालते हैं जमीन में तो वो पहले अंकुरित होता है, फिर वो मतलब बढ़ता है, यहाँ इसका विस्तार हुआ, और विस्तार होने के बाद यहाँ फल मिलने लगे। तो इसका मतलब यह है कि हर अच्छी चीज से पहले कुछ ना कुछ आपको एक संघर्ष की स्थिति आती है, और जो बीज होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, पेड़ पौधा तो बाद में दिखता है। तो ये जो 8वां घर है ये मिट्टी के अंदर वाली स्थिति है। मिट्टी के अंदर का मतलब पाताल लोक की स्थिति है, जो छुपी हुई बातों की बात कर रही है। तो जहाँ ये पेड़ दिखता, पेड़ तो सबको दिखता है, अंकुरित होने के बाद सब कुछ दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, ये वो घर है। तो इस समय पर आपके छुपे हुए कार्य आपको लाभ दे जाएंगे। ये पेड़ वेड़ तो सब बाद में बनेगा, पर अभी सारे काम हिडन कामों में लाभ मिलेगा। एक मेरा अनुभव है, 12वां घर विदेश का होता है, पर किसी का 8वां घर एक्टिव होता है तो वो भी विदेश वाले कार्य बड़े आसानी से कर सकता है। विदेश का मतलब वैसे तो दूसरे देश की बात हो रही है, ठीक है, परंतु हमारे देश से अलग देश। तो यहां पर वो 12वां घर होता है, पर 8वां घर भी एक तरीके से उसके रिजल्ट देता है। तो इस समय विदेश संबंधी कार्यों की शुरुआत हो सकती है, इस समय छुपे हुए कार्यों में लाभ मिल सकता है, शोर मचाए कार्य आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये मैं आपको विशेष रूप से समझाना चाह रहा हूं। हाँ, जब ये ग्रह, जैसे मैंने कहा, बुध चेंज हो जाएगा 4 तारीख की शाम को, है ना, इसी प्रकार से शुक्र भी यहाँ से कुछ समय बाद निकल जाएगा एक अलग डेट को। तो जब धीरे धीरे निकल जाएंगे और वो आगे प्रोग्रेसिव होंगे तो वो आपके रास्ते आसान करते चले जाएंगे। पर इस वक्त कम से कम इस हफ्ते जब तक बुध चेंज नहीं होता आपको केयरफुल रहना होगा, कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना। दूसरी बात, ये बुध जो है वो आपके वैवाहिक जीवन का भी ग्रह है, और वैवाहिक जीवन का ग्रह अष्टम में है। तो अभी इस हफ्ते किसी भी प्रकार का, हालांकि अच्छी बात यह है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति भी यहाँ है और वैवाहिक जीवन का स्वामी भी है, दोनों साथ ही बैठे। तो पर जब बुध यहाँ से निकल जाएगा तो कुछ हद तक आपकी, अगर कोई वर्तमान में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें समाप्ति हो जाएगी, या उसमें कमी आ जाएगी, या थोड़ा ठीक हो जाएगा। इस हफ्ते आपको केयरफुल रहना है, चीजों का हो हल्ला नहीं करना, बस ये इसका मुख्य बात है। चलिए अब हम बाकी ग्रहों की स्थितियां भी थोड़ी सी जान लेते हैं। तो मंगल ग्रह आपके 6ठे घर में है, और 6ठे घर का मंगल ग्रह, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक विदेश वाली बात बोली थी, ये मंगल 12वें घर का लॉर्ड है। बृहस्पति की दृष्टि भी 12वें घर पर है। तो 12वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दृष्टि आपके 12वें घर को बढ़ा, मतलब एक्टिव कर रहा है। तो इस समय ये खर्चे और विदेश का भी होता है। तो इस प्रकार से अभी कुछ खर्चे और विदेश जैसी बातें हो सकती हैं। अगर खर्चे की कोई बात है तो बहुत सोच समझ कर करिएगा, जिससे वो हानि में ना चले जाए। ये एक बात हो गई। दूसरा जो मंगल है वो आपके थोड़ा बहुत शिक्षा में अड़चन, प्रेम संबंधों में अड़चन वाली बात कर रहा है, पर क्योंकि ये ग्रह फॉरएवर नहीं रहते, टेम्पररी अभी आपके प्रेम संबंधों और शिक्षा संबंधी अड़चने भी शो कर रहा है। तो इन सब के इस समय जब ऐसी स्थिति हो तो उपाय करना बढ़ जाते हैं आपको। तो मेरा मानना यह है कि उपाय किस प्रकार से करें ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। तो जो भी आपके परिवार के कुल के देवी देवता हैं उनको स्मरण करें, उनको नमस्कार करें, उनसे कहें कि हमें सही मार्गदर्शन दें, आप चमत्कार होने लग जाएंगे। दूसरा, अगर आपके कोई इष्ट हैं
किसी देवी देवता पे आपका पूरा रुझान है, जिनको आप निरंतर जाप करते हैं, तो वो जाप बढ़ा लें, तो आपके देवी देवता से भी आपका रास्ता खुल जाता है। ये मैं इस सबके लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत ही हर समय से आपको निकालता है, ठीक है। और तीसरा जो मैंने उपाय यहाँ पर अपनी तरफ से दिए हैं, वो है बुधवार को हरा चारा गाय को डालें और गुरुवार को चने की दाल गाय को डालें। तो बुधवार और गुरुवार ये उपाय करें, क्योंकि इससे आपकी चीजों में बैलेंस आ जाएगा। ये गाय में हम कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास है, तो दान बुरे का होता है और रत्न अच्छे का होता है, पर गाय को जब हम सेवा करते हैं तो ग्रह एक तरीके से उसका रिफाइंड हो जाता है। तो अभी हमें उसी की जरूरत है। तो बुधवार को हरा चारा और गुरुवार को चने की दाल गाय को डालना शुरू करें। देखिए आपका समय बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, निर्णय भी सही हो जाएगा, उससे लाभ मिलेगा। दूसरा है कि मूल मंत्र के बारे में मैं इतनी लंबी चर्चा ही मैंने मूल मंत्र की वजह से की थी कि गुप्त कार्य में सफलता है, और ये गुप्त सफलताएं आपको दिखा रहा है। निश्चित रूप से शोर मचाया तो चीजें आपके हाथ से चली जाएगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।